नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मुद्दा, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 20 सड़क पर किया कुछ ऐसा जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें वीडियो हो रही है वायरल। बताएंगे क्या कुछ है ये पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर राहुल गांधी से मिलते ही रोने लगे युवा। आखिर दोस्तों उनके रोने का क्या है कारण, राहुल गांधी ने खुद इसकी जानकारी दी। और इसी के साथ में दिग्विजय सिंह ने बिहार के वरिष्ठ नेता लालू यादव को भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का दिया है आमंत्रण। वहीं आपको बताएंगे 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे में भाजपा का विधायक दोषी पाया गया है। दोस्तों सजा सुनाई गई है। इसी के साथ में आपको बताएंगे गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह पर युवा परिवर्तन रैली से लोगों की प्रचंड भीड़ दिखाई है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या प्रधानमंत्री ने कर दिया अपमान। वीडियो वायरल होने पर नरेंद्र मोदी पर उठे हैं सवाल। दोस्तों इसी के साथ में बताएंगे आपको नीतीश कुमार और वरुण गांधी की होने वाली है मुलाकात, होने वाला है कुछ बड़ा खेला, इसके बारे में भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के समानांतर अपनी यात्रा चलाकर बीजेपी ने दिखा दिया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है, अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। दोस्तों इसी के साथ में कमेंट बॉक्स में भारत जोड़ो यात्रा को सफल मानते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की एक के बाद एक नए दिन कोई न कोई ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आ ही जाती है जिसकी जमकर तारीफ और चर्चाएं होने लगती है। कुछ एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 52 साल के राहुल गांधी ने सड़क पर खुलेआम अपने नेताओं के साथ में पुशअप्स किया है और एक के बाद एक कई पुशअप्स मारे हैं। दोस्तों जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग वीडियो को साझा करते हुए कह रहे हैं कि राहुल गांधी की उम्र 52 साल की है, लेकिन जिस तरीके से वो पुशअप्स मार रहे हैं लगता नहीं है बिल्कुल भी कि राहुल गांधी की उम्र 52 साल है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस वीडियो को साझा किया है और लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया है। दोस्तों वहीं पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई लड़की फूट फूट कर रोने लगी। राहुल गांधी ने पूरी कहानी बताई, आखिर क्या था ये पूरा मामला। राहुल गांधी ने एक फेसबुक पर कहानी जारी की है दोस्तों, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज हमारी बातचीत के दौरान यह लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें और उनके भाई को हमारे राष्ट्र के मूलभूत मूल्यों के लिए बहुत प्यार और सम्मान है। ये युवा हमारे देश के लाखों अन्य युवाओं की तरह अपने सपनों के भारत को अपनी आंखों के सामने कुचले जाने से बहुत व्यथित है। वे स्वतंत्रता और सम्मानता के बारे में सीखते हुए बड़े हुए हैं। वे प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के संदेश के साथ बड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि आज उन्होंने परस्पर विरोधी विचारधाराओं के कारण दोस्त खो दिए हैं और अपनी आंखों से एक ऐसा भारत देख रहे हैं जहां पर नफरत, हिंसा, बेरोजगारी से घिरा हुआ पूरा भारत नजर आता है। और सबसे बड़ी बात है कि विजन की कमी नजर आती है। राहुल गांधी ने आगे और जानकारी देते हुए बताया कि किस तरीके से युवा भावुक हो गया है देश की हालात को देखते हुए, और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा हमने शुरू की है इन्हीं युवाओं को आवाज देने के लिए। एक और बड़ी खबर दोस्तों ये है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने लालू यादव को लेकर एक बयान दिया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने विपक्षी एकजुटता पर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के बयान को लेकर मंगलवार को कहा कि लालू यादव जी को भारत जोड़ो यात्रा में कुछ समय में शामिल होना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा संदेश जाएगा। सिंह ने कहा कि आरजेडी के एक सम्मेलन में लालू यादव जी के द्वारा जो भाषण दिया गया, जिसका एक हिस्सा ये सुनने में आया कि लालू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ में विपक्षी एकता की मजबूत धुरी बनाना चाहते हैं और इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के साथ में पहले आरजेडी ने गठबंधन किया और अब लालू यादव ने जो बयान दिया है दोस्तों, इस पर दिग्विजय सिंह ने उनसे अपील की है कि आप आइए, भारत जोड़ो यात्रा के साथ में आइए और विपक्षी एकता को एक बड़ा संदेश दीजिए। इससे पहले दोस्तों शरद पवार के महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचते ही स्वागत की खबरें सामने आते हैं, उसके बाद अब लालू यादव को भी इन्विटेशन दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ये भारत जोड़ो यात्रा बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं के समर्थन से एक और भी विशालकाय रूप में नजर आने वाली है। दोस्तों वहीं पर आपको बता दें कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी समेत 11 दोषियों को 2 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि इस मामले में 15 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। सजा 3 साल से कम होने की वजह से भाजपा के नेता विक्रम सैनी को अदालत से जमानत मिल गई है। मुजफ्फरनगर जिले के कवाल गांव में 27 अगस्त 2013 को ममेरे भाई गौरव और सचिन के मर्डर के बाद हिंसा भड़की थी और पूरे मुजफ्फरनगर के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर देखने को मिला था दोस्तों। ऐसे में पुलिस स्टेशन में तत्कालीन इंचार्ज शैलेंद्र कुमार ने भाजपा नेता विक्रम सैनी समेत 27 लोगों पर गंभीर धाराओं में नामजद मुकदमे दर्ज किए थे। ये दंगा इतना बड़ा था कि शांति व्यवस्था के लिए सेना को बुलाना पड़ा था और कई दिनों तक हालात बेकाबू रहे थे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता को सजा तो मिली है दोस्तों, लेकिन जमानत भी तुरंत मिल गई है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपनी कुर्सी खिसकती नजर आ रही है और यही बड़ा कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा लगातार कर्नाटक में भव्य समर्थन जुटा रहा है दोस्तों। और बीजेपी ने भी अब समझ लिया है कि कांग्रेस पार्टी की ये यात्रा कहीं न कहीं बीजेपी का सुपड़ा ना साफ कर दे कर्नाटक के अंदर, और इसीलिए भारतीय
जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि 11 अक्टूबर यानी बीते दिन से संकल्प यात्रा शुरू की जा रही है, जिसका नाम जन संकल्प यात्रा रखा गया है। इसका ऐलान कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया है। बोम्मई ने बताया कि भाजपा की जन संकल्प यात्रा का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का एजेंडा लोगों को बताना है कि भाजपा ने उनके लिए क्या क्या किया है। हजारों लोगों को भाजपा की लीडरशिप का फायदा पहुँचाना है। इस यात्रा में भाजपा अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर हमने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कर्नाटका के अंदर बीजेपी का ऐसा कोई प्लान पहले नहीं था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका में जिस तरीके से समर्थन जुटा रही है, उसके बाद बीजेपी समझ रही है कि अगर 2-4-5 दिन और ये यात्रा कर्नाटका में चलती रही तो ऐसा माहौल बन जाएगा बीजेपी के खिलाफ की उसी माहौल पर चढ़कर विपक्षी पार्टियां सत्ता हासिल कर सकती हैं। और यही बड़ा कारण है कि भाजपा ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किए हैं। एक और बड़ी खबर की माने तो गुजरात के अंदर युवा परिवर्तन यात्रा धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी को जनता के बीचों में पहुंचा रही है। गुजरात इलेक्शन 2022 को लेकर ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी की युवा परिवर्तन यात्रा गुजरात में जगह जगह घूम रही है। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, बाइक रैली निकाली गई है। हजारों हजार की संख्या में ये बाइक देखी जा सकती है। एक और बड़ी खबर की माने दोस्तों तो गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे निकल रहा था, आगे चल रहा था। रोड शो एक तरीके से हो रहा था, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी गेट से बाहर हाथ हिलाकर अभिनंदन लोगों का कर रहे थे रोड शो के दौरान। लेकिन उसी दौरान जो कैमरामैन प्रधानमंत्री मोदी का फोटो खींच रहा था वो जस्ट प्रधानमंत्री मोदी के पीछे था। लेकिन दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल काफी पीछे थे और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी गाड़ी से आगे चल रहे थे और भूपेंद्र पटेल पैदल चलकर आ रहे थे। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री का हाल देखिए, गाड़ी के पीछे पीछे भागने को मजबूर है। साहिब के कैमरा मैन से भी बुरी हालत है। इससे पहले यूपी चुनाव की तैयारियों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने एक तस्वीर भी साझा की थी दोस्तों, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाड़ी के पीछे पैदल चल रहे थे और तब भी योगी आदित्यनाथ का अपमान बताते हुए विपक्ष ने निशाना साधा था। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट यह है कि पोरबंदर के अंदर महंगाई, बेरोजगारी जैसी आम जनता से संबंधित समस्याओं को उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी युवा परिवर्तन बाइक रैली और सभा का आयोजन किया गया। भारी संख्या में इस दौरान युवा मौजूद रहे दोस्तों। तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने साझा की है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के एमएलए अनंत पटेल, जिन पर गुंडों ने हमला किया था और उनके चोट आई थी दोस्तों, और बाद में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और आदिवासी समाज के लोगों ने थाने पर जाकर जबरदस्त प्रचंड विरोध किया था। पूरे रात जमकर ड्रामा देखने को मिला था। यहाँ तक कि बीजेपी के लोगों को समझ में आ गया था कि ये मामला काफी आगे बढ़ गया है। इसीलिए बीजेपी के लोगों ने कहा था कि अनंत पटेल पर जो हमला हुआ है, कांग्रेस के लोग उसे लेकर सीरियस नहीं है, बल्कि सिंपैथी जुटाने में लगे पड़े हैं। अब चाहे आप नेतृत्व कहिए या फिर सिंपैथी कहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता अनंत पटेल की यात्राओं में लोगों की आने की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। दोस्तों, आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के नेता अनंत पटेल 424 किलोमीटर की यात्रा पूरे गुजरात भर के अंदर करने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता ने जबरदस्त भीड़ इकट्ठा की है। और हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके के वीडियो देखते होंगे और इसीलिए उन्होंने रैली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कांग्रेस पार्टी के माइक्रो मैनेजमेंट पर सचेत रहने के लिए कहा था। आप लोग प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने साधा है वरुण गांधी से संपर्क। लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ बड़े हलचल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ के आरजेडी के साथ में सरकार बनाई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से पूरा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है और इसकी राजनीति की एक बड़ी बानगी दोस्तों उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां पर सबसे पहले ये चर्चाएं चल रही थी कि उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और अभी ये खबर चल रही है जहां पर जनता दल यूनाइटेड के लोग उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा ढूंढना चाहते हैं और यही बड़ा कारण है कि वरुण गांधी से संपर्क साधा जा रहा है। हालांकि अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि वरुण गांधी ने जनता दल यूनाइटेड के प्रस्ताव पर क्या जवाब दिया है, लेकिन ये बात तय है कि जनता दल यूनाइटेड वरुण गांधी को प्रस्ताव भेज रही है और ये बातें गाहे बगाहे सामने आ ही जाती है। दोस्तों, आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि 12 अक्टूबर से बीजेपी शुरू करेगी गुजरात गौरव यात्रा, यानी कांग्रेस पार्टी के युवा परिवर्तन यात्रा के जवाब में बीजेपी भी आज से गुजरात गौरव यात्रा शुरू करने जा रही है दोस्तों। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से आए हार्दिक पटेल को जिम्मेदारी दी थी इस यात्रा की, लेकिन बाद में अब ये खबर सामने आई है कि लिस्ट से हार्दिक पटेल का नाम बाहर कर दिया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। साथ साथ आपको बता दें कि मैसूर और बेंगलोर के बीच में चलने वाले टीपू सुल्तान एक्सप्रेस का नाम बदलकर मैसूर एक्सप्रेस कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिन्हा की तरफ से रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को लिखे गए पत्र में ऐसा करने के लिए कहा गया था। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धरमैया ने ट्रेन का नाम बदलने पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति को प्रमोट करना चाहती है, हर मौके पर नफरत ही नफरत नजर आता है। इसी के साथ में वरुण गांधी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है दोस्तों, जिसमें जानकारी दी है कि आज समाजवादी पार्टी के
नेता मुलायम सिंह यादव जी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ हूँ और इस दौरान दोस्तों उन्होंने कहा कि अलविदा नेताजी, आपकी ख्याति और आपके जीवन से जुड़ी स्मृतियाँ सदा सदा के लिए अमर है। मैं इस दुख की घड़ी में मेरे बड़े भाई अखिलेश यादव के साथ अपनी मजबूती के साथ खड़ा हूँ। हालांकि दोस्तों ये दुख की घड़ी में ये ट्वीट किया गया है, लेकिन इसके कुछ पॉलिटिकल मायने भी निकल सकते हैं। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर ये है कि जो मुस्लिम दुकानदारों के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं वही लोग अरब देशों से पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बुलाए गए एक बैठक के दौरान बहुत ही विवादित बयान दिया गया था दोस्तों, और कई सारे मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार करने की बातें कही जा रही थी, जिसके बाद अब तेजस्वी यादव ने आड़े हाथ लेते हुए बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि जो लोग बहिष्कार की बात करते हैं उन लोगों को बताना चाहिए कि क्या गरीब मुसलमान दुकानदारों का ही बहिष्कार करना है या फिर अरब के अमीरों का बहिष्कार भी करना है जिनसे बीजेपी की सरकार पेट्रोल और डीजल का व्यापार करती है। एक बार भी बीजेपी का कोई नेता ये नहीं कह सकता कि अरब से तेल नहीं मंगाएंगे, अरब से व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि अरब से अगर व्यापार कम करने की बात करेंगे या खत्म करने की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं किस तरीके की कार्रवाई भाजपा कर देती है जब अरब का मामला आता है तो, क्योंकि बिजनेस से जुड़ा हुआ मामला सामने आएगा तो इस तरीके के विवादित बयान कतई बर्दाश्त नहीं किए जाते हैं। लेकिन देश के अंदर क्योंकि इन नेताओं को लगता है कि कानून इनका कुछ नहीं कर सकता और कानूनी कार्रवाई से बिल्कुल डर नहीं लगता दोस्तों, और इसीलिए खुलकर हेट स्पीच देते हैं। और ऐसे में अगर कानून सही से कार्रवाई कर दे, दो चार को सही से सजा सुना दे तो उसके बाद सारे हेट स्पीच देने वाले अपने अपने भाषा की मर्यादा पर ध्यान देने लगेंगे। एक और बड़ी खबर दोस्तों यह है कि बिहार के अंदर 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं आरजेडी दोनों के दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, ये बात तय हो गया है। महागठबंधन पूरी तरीके से आरजेडी उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। मोकामा से नीलम देवी और गोपालगंज से मोहन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। आरजेडी के दफ्तर में महागठबंधन की बैठक के दौरान सारे नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर समर्थन की बात करते नजर आए दोस्तों। कुल मिलाकर यहाँ पर कोई भी आदि और इत्यादि देखने को नहीं मिला है, सभी ने एक स्वर में कह दिया है कि महागठबंधन के ये दोनों उम्मीदवार हैं, आरजेडी के उम्मीदवार रहेंगे, आरजेडी के सिंबल पर लड़ेंगे, महागठबंधन का उम्मीदवार कहलाएंगे और ये लोग दोनों सीटें जीत कर आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीटों के भी कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है दोस्तों। देखते हैं किसको सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है। वहीं पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि डीएमके के नेता ए राजा ने मंत्री पद पर रहते हुए 5.53 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है, जिसमें उस कंपनी को मिले 4.56 करोड़ रुपए की रकम भी शामिल है, जिसमें उनके करीबी रिश्तेदार निर्देशक हैं। और क्योंकि ए राजा को लेकर चर्चाएं सामने आई है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि ए राजा को सबसे पहले 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोपी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने कह दिया कि हमारे पास सरकार ने आकर कोई सबूत ही नहीं पेश किया और उसके बाद दोस्तों 2G से जुड़े हुए मामले ही बंद कर दिए गए थे। तो ऐसे में ये बात भी लोगों को याद रखनी चाहिए कि 2013-14 के दौर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2G घोटाले को लेकर सवाल खड़ा करते थे, आज एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे 2G घोटाले में सजा मिली हो। ये भी एक तरीके का ध्यान भटकाने वाला मुद्दा ही था दोस्तों। वहीं पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने एक समुदाय के बहिष्कार और शस्त्र उठाने का जो आह्वान किया है, उस मामले पर अभी कोई कार्रवाई नहीं है, बल्कि पुलिस ने कहा कि इलीगल तरीके से गैदरिंग हुई थी, यानी बिना इजाजत के सभा आयोजित की गई थी और इसीलिए मामला दर्ज किया गया। लेकिन हेट स्पीच का मामला अभी तक पुलिस ने नहीं बनाया है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट की माने तो भाजपा सांसद और विधायकों के हेट स्पीच पर हिम्मत दिखाकर कुछ तो बोले केजरीवाल। सुप्रिया सीनेट की तरफ से बयान दिया गया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल गुजरात जाते हैं तो अपने आप को सबसे बड़ा धार्मिक बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के धार्मिक कार्ड पर अपना और बड़ा धार्मिक कार्ड खेलते हैं। अब क्योंकि दिल्ली भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा और लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने विवादित बयान दिए और हंगामा जमकर हुआ है दोस्तों। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से एक शब्द नहीं कहा जा रहा। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सीनेट ने कहा कि 72 घंटे हो गए बीजेपी सांसद के कुतिस्त बयान के, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक मीडिया वाले चरणबद्ध तरीके से चुप बैठे हुए हैं। और यहाँ तक कि केजरीवाल पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि सवाल मोदी के छोटे रिचार्ज अरविंद केजरीवाल से भी है, जो मौन धारण किए बैठे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सवाल पूछने पर केजरीवाल कहेंगे कि दिल्ली पुलिस मेरे अधीन नहीं है, पर उनकी जवान तो उनके अधीन है। हिम्मत करके कुछ तो बोलिए अरविंद केजरीवाल जी। इस मामले में कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जिन सबको बोलना चाहिए वहाँ तो सुई पटक सन्नाटा है। और इसीलिए दोस्तों सुप्रिया सीनेट के द्वारा दिए गए बयान पर अभी तक केजरीवाल या फिर उनकी पार्टी का कोई नेता बयान नहीं दे रहा है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस को लेकर, दिल्ली सरकार को लेकर और होम मिनिस्ट्री को लेकर दिल्ली दंगों के मामले पर कई सवाल खड़े हुए थे। और एक और बड़ी अपडेट ये है कि कांग्रेस ने मुझे अपशब्द कहने का ठेका किसी और को दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की रैली के दौरान ये कहा। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। और इसी पर बयान देते हुए नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी ने अपशब्द कहने का ठेका किसी और पार्टी के नेता को दे दिया है। वहीं दोस्तों शिवसेना में कुछ दिन पहले
दो फाड़ हो गया था। दो प्रतिद्वंदी गुट एक दूसरे से अलग हो गए थे, जिससे सबक लेते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक वर्चुअल गैग ऑर्डर जारी किया है, जिसमें अपनी पार्टी के लोगों को किसी भी राजनीतिक उथल पुथल के बारे में बात करने से रोक दिया गया है। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि मुद्दों पर यानी जो शिवसेना में चल रहा है उस पर मीडिया से कोई बात न करे, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट न करे। राज ठाकरे ने कहा कि एमएनएस के किसी भी जवान को किसी भी मीडिया या सोशल मीडिया पर चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में लिखना नहीं चाहिए। मैं इस सब पर पार्टी की स्थिति को उचित समय पर पेश करूंगा। राज ठाकरे अपने भाई उद्धव ठाकरे के कड़वे राजनीतिक विरोधी हैं। हालांकि उनके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के साथ में उत्कृष्ट संबंध भी हैं। दोस्तों ये बात भी सही है। तो ऐसे में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के नेताओं को चुप रहने के लिए क्यों कहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। वहीं आपको बता दें कि क्या प्रधानमंत्री गुजरात में कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में कहा कि कांग्रेस पार्टी माइक्रो लेवल मैनेजमेंट कर रही है, जिससे कांग्रेस पार्टी अपने आप को फायदा पहुंचाना चाहती है। और अब अरविंद केजरीवाल का मानना है कि मोदी ने यह बयान इसलिए दिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी रहे, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाए। हालांकि दोस्तों ये तय है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जितनी बड़ी रैली करते हैं उतनी बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी के आए दिन नेता लगभग हर जिले में करते नजर आते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के पास एक बड़ा कैडर है, जिसके कारण उसे इस चुनाव से अलग थलग कर पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि दूसरे नंबर की पार्टी उनकी है, वही बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। सोनिया गांधी ने मुझे अपने घर बुलाया और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने को कहा। पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान सामने आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का काम करेंगे। हमने पार्टी के अंदर बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत दावेदार के तौर पर 2024 के चुनाव में उभर कर सामने आए, इसीलिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने उनसे जब उनके घर पर मुलाकात की तो बताया कि आप कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करिए। ऐसे में दोस्तों एक तरीके से उनके बयान से माना जा सकता है कि गांधी परिवार का मल्लिकार्जुन खड़गे को कहीं न कहीं समर्थन है। वहीं पर टीआरएस काला जादू और तांत्रिक की सलाह से फैसला लेती है। बीजेपी नेताओं के इस बयान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पहुंचे केसीआर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री समेत भाजपा नेताओं ने बयान दिया है कि टीआरएस सरकार काला जादू और तांत्रिकों की सलाह के आधार पर फैसला लेती है। तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंदी संजय कुमार और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति के शिकायत में कहा गया है कि हम इन आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत मानते हैं। बता दें कि केसीआर के विधानसभा क्षेत्र मुनुगोडे में 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। शिकायत में ये भी कहा गया है कि भाजपा नेताओं का ये बयान मतदाताओं के बीच में नफरत पैदा करने के लिए है और इसीलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करेगा ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शिवसेना के दोनों गुटों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को जलता हुआ मसाल चुनाव चिन्ह दिया गया था, और अब जो बड़ी खबर है दोस्तों वो ये कि शिवसेना शिंदे गुट को 2 तलवार चुनाव चिन्ह दिया गया है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से कहा गया कि इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था विकास दर 7.4% से घटकर 6.8% हो जाएगी, यानी देश की अर्थव्यवस्था में नेगेटिव अप्रोच बताया गया है। दोस्तों वहीं पर दिल्ली में बीजेपी नेताओं को दिशा निर्देश कहा, गुजरात भेजी अरविंद केजरीवाल के दावों की काट वाले वीडियो। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के प्रचार प्रसार के काट के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने दिल्ली इकाई से वीडियो मंगवा रही है। खासकर स्कूल और अस्पतालों का वीडियो भेजने के लिए कहा गया है। दोस्तों वहीं आपको बताते चले कि अपने ही मुख्यमंत्री को पैदल कर देते हैं मोदी जी। पहले यूपी और अब गुजरात के सीएम के साथ ये सलूक किया गया है। लोगों ने पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की दोनों तस्वीरें शेयर की है। दोस्तों एक और बड़ी खबर की माने तो आदित्य ठाकरे बोले, कहा 40 गद्दार हमारी पहचान छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता हमारे साथ में है। अंधेरी ईस्ट में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सबसे पहले सोनिया गांधी ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे को फोन करके अपना समर्थन जाहिर किया है, और एनसीपी भी समर्थन देगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर असली मुकाबला अंधेरी ईस्ट में होगा। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और शिवसेना शिंदे गुट के बीच में दोनों को चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। वहीं पर टीएमसी विधायक को भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिखाई चप्पल, चोर चोर के नारे लगाए हैं। एक और बड़ी अपडेट ये आ रही है दोस्तों कि मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी है। इस दौरान राजनाथ सिंह, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई बड़े नेता मौजूद रहे। करीबी अनिल अंबानी और सुब्रत रॉय और अभिषेक बच्चन भी मौजूद रहे। दोस्तों और एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि सौरव गांगुली की जगह अब रोजर बिन्नी बनेंगे। बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष सचिव पद पर बने रहेंगे जय शाह। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। चीफ जस्टिस UU ललित ने सरकार को भेजा है नाम। भारत के मुख्य न्यायाधीश
उदय उमेश ललित यानी यूयू ललित के उत्तराधिकारी का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि DY चंद्रचूड़ होने वाले हैं अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वहीं दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। और ये भी जरूर बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ बीजेपी जो अलग नए तरीके की यात्राएं चला रही है, क्या कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा का विकल्प बन पाएगी या मात्र ध्यान भटकाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। आप लोग को क्या कुछ लगता है लिखकर जरूर बताएगा। जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।